हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। भाई आपके सिलेबस में इस मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बिहार बोर्ड का सिलेबस देखिएगा तो बिहार बोर्ड में जो मॉडर्न फिजिक्स है उस मॉडर्न फिजिक्स से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर आप सिलेबस देखें भाई तो मॉडर्न फिजिक्स में हमको टोटल 4 यूनिट पढ़ने, 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 यूनिट पढ़ने, चारों यूनिट मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। और मॉडर्न फिजिक्स से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो जान लो 1900 ईस्वी ये टाइमलाइन है। 1900 ईस्वी के बाद फिजिक्स में जितना विकास हुआ, 1900 ईस्वी के बाद फिजिक्स में जितना विकास हुआ, जितने सिद्धांत आए, जितने भी चीज़ें नई नई खोज आई, वो सारे के सारे चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स हैं। तो भाई मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं? 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो भाई कोई भी पूछे मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी क्या है, तो भाई आप क्या कहोगे? सन 1900 के बाद के फिजिक्स को ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। यानी 1900 ईस्वी के बाद फिजिक्स में जितना विकास हुआ, फिजिक्स में जितना सिद्धांत सामने आया, जितने भी प्रयोग हुए हैं, सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स का। इस मॉडर्न फिजिक्स में हम केवल 2 ही चीज़ पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम केवल 2 ही चीज़ का अध्ययन करते हैं, एक क्वांटम फिजिक्स और एक रिलेटिविटी। और ये क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी जो है वो 1900 ईस्वी के बाद आया था, इसीलिए इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स हो गया और रिलेटिविटी हुआ, इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि ये 1900 ईस्वी के बाद इसके सिद्धांत आए थे। अच्छा भाई, अगर आप ये भी पूछ सकते हैं ना कि सर 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, तो 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छा, 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, यानी चिरसम्मत भौतिकी। तो याद रखना, 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और 1900 ईस्वी के बाद वाले फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अच्छा भाई, आपको पता चला कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब सिद्धांत 1900 ईस्वी के बाद आए थे। लेकिन भाई क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में, और गति के बारे में यानी मैकेनिक्स। तो भाई क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, यानी यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन सब के सिद्धांत 1900 ईस्वी के पहले आ गए थे। 1900 ईस्वी के पहले ही ये सारा चीज़ मालूम हो गया था, इनकी थ्योरी पता चल चुकी थी। तो ये सब भाई क्लासिकल फिजिक्स है और 1900 ईस्वी के बाद वाला मॉडर्न फिजिक्स। तो भाई हमको पता तो चल ही गया कि मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं। सन 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को ही हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और भाई मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग केवल क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भाई यहाँ तक तो हमको समझ में आया। चलो भाई, आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो इस मॉडर्न फिजिक्स में 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। वो यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 7। भाई यूनिट नंबर 7 है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी पदार्थ और विकिरण की दोहरी या द्वैती। दोहरी मतलब होता है डबल मतलब ये भी और ये भी, 2 पदार्थ और विकिरण की दोहरी यानी द्वैती प्रकृति। ये है भाई अपना यूनिट नंबर 7। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि पदार्थ और विकिरण की द्वैती प्रकृति यानी दोहरी प्रकृति। जान लो, पदार्थ में भी दोहरा गुण होता है। इस पदार्थ में कोई भी पदार्थ ले लो, हर पदार्थ में दोहरा गुण होता है। और उसी तरह विकिरण यानी रेडिएशन में भी दोहरा गुण होता है। वही तो यूनिट का नाम है, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, द्वैती प्रकृति। भाई पदार्थ में दोहरा गुण होता है मतलब क्या हुआ?
भाई पदार्थ जो कोई भी पदार्थ ले लो, लोहा सोना चांदी तांबा, कोई भी पदार्थ ले लो, पदार्थ में कण का भी गुण होता है, यानी पदार्थ कण जैसा भी बिहेव करता है और वही पदार्थ तरंग जैसा भी बिहेव करता है। यानी भाई पदार्थ में एक गुण नहीं है, किसी भी पदार्थ में दो गुण होता है, एक कण का गुण होता है और एक तरंग का गुण होता है। यानी अब तो तुमको समझ में आने लगा भाई कि पदार्थ कण भी है और तरंग भी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पदार्थ में दो गुण है, कण और तरंग का। उसी तरह भाई विकिरण में, विकिरण मतलब रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रिकल वेव भी होगी और मैग्नेटिक वेव भी होगी। तो उस विकिरण में, उस रेडिएशन में भी दोहरा गुण होता है, वो रेडिएशन तरंग तो है ही है और वो कण भी है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर भाई पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, बहुत अच्छा भाई। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट नंबर 7 में भाई डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी पदार्थ और विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव। भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये समझने का प्रयास पहले करते हैं। जानते हो भाई, जब भी हम कोई धातु का टुकड़ा ले लें, ये मान लो एक धातु का प्लेट है, ये है मेटल, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये धातु है, धातु के सतह पर, कोई मान लो सोना चांदी तांबा, किसी भी पदार्थ, कोई भी धातु है, धातु के इस सतह पर, धातु के सतह पर अगर हम लोग लाइट डालें, तो चलो लाइट डाल ही दे रहे हैं, भाई जब भी ये टॉर्च हो गया, जब भी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, जब भी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है ना, तो धातु के सतह पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बोलो, टॉर्च से लाइट आकर के क्या होगा, टॉर्च से लाइट आया और धातु के सतह पर पड़ा, टॉर्च से लाइट निकल रहा है और निकल करके धातु के सतह पर पड़ रहा है। तो जैसे ही किसी धातु के सतह पर प्रकाश आगे पड़ता है ना, तो इस धातु के सतह पर से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। भाई जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ा, प्रकाश में ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा आकर के पड़ेगी, तो धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के ऊर्जा को लेकर के धातु के सतह से बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और तेज़ी से चलने लगते हैं। भाई ये भी प्रकाश आकर पड़ा, जैसे ही आगे पड़ेगा तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रकाश ऊर्जा को लेगा और ले करके धातु के सतह से कूद जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। भाई इसी तरह धातु के सतह पर यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर निकल जाएगा। और धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है ना, ये घटना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई कोई पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहते हैं, तो कहिएगा जब किसी धातु के सतह पर लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। अच्छा भाई, प्रकाश पड़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा भाई, धातु के सतह पर लाइट पड़ने से उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और भाई ये इलेक्ट्रॉन ये निकल करके आगे बढ़ता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकल करके ये आगे बढ़ा। भाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश है,
यानी आवेश क्या हो रहा है, ये आवेश माइनस चार्ज, आवेश बह रहा है, आवेश चल रहा है। और जब भी आवेश चलता है ना, आवेश के चलने से करंट बहता है। तो अगर माइनस चार्ज है, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अगर आगे बहेगा यानी इधर बढ़ेगा तो धारा उसके अपोजिट बहेगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन के निकल कर आगे चलने से, इलेक्ट्रॉन के धातु के सतह से निकल करके आगे बढ़ने से उल्टे दिशा में एक धारा बहती है, और इस धारा आई को, इस धारा को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा इसको कहते हैं। अच्छा भाई, तो आप लोग बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। लेकिन अभी जो समझाया है वो अभी पूरा नहीं समझाया है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिसको समझाना बाकी है। तो भाई कोई शॉर्ट में अगर पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं, तो क्या कहेगा? जब किसी धातु के सतह पर लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने की यही घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। और लाइट पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनके आगे बहने से या आगे बढ़ने से उल्टे दिशा में एक धारा बहती है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, अब हम दूसरे चीज़ों पर थोड़ा बात करते हैं। अच्छा भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे धातु के सतह पर लाइट पड़ा और इलेक्ट्रॉन निकल गया। थोड़ा सा बताइए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना जी, ये क्या है? Na मतलब सोडियम, ये सोडियम है। सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Na क्या है? सोडियम, सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या हो जाता है? Na+। क्या बन जाता है? Na+। ये क्या है भाई? Mg मतलब मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के परमाणु से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? Mg++। उसी तरह ये अल्मुनियम है, अल्मुनियम में से 1 गो, 2 गो, 3 गो बाहर का कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनेगा? Al+++। यानी सोडियम में से, सोडियम के परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम में से निकल रहा है Mg++, अल्मुनियम से निकल रहा है अल्मुनियम+++। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है ना जी। बहुत अच्छा। किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो उसी तरह बताओ ना भाई, इस धातु के सतह पर लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर धातु के सतह पर लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन धातु से निकल गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धातु में कौन सा चार्ज हो गया? प्लस प्लस प्लस। भाई बहुत अच्छा, धातु पर तो प्लस चार्ज आ गया। भाई अगर धातु पर प्लस चार्ज आ गया तो ये प्लस इस निकल रहे माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो प्लस है, ये प्लस निकल रहे माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्लस क्या करेगा? प्लस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। और खींचेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नहीं निकलेगा, अगर बहुत तेजी से नहीं निकलेगा तो ये प्लस क्या करेगा? इस माइनस के इलेक्ट्रॉन को खींच के फिर से ला देगा ना जी। बहुत अच्छा बात है। जब भी धातु के सतह पर लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो धातु पर प्लस चार्ज आ जाता है ना जी, और ये प्लस चार्ज निकल रहे माइनस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये प्लस खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से नहीं निकलेगा, ज़्यादा ऊर्जा के साथ नहीं निकलेगा, ज़्यादा वेग से नहीं निकलेगा तो इन इलेक्ट्रॉन को ये प्लस चार्ज फिर से पुल बैक कर देगा। पुल बैक यानी खींच करके वापस लेते आएगा। और क्या अगर खींच के वापस ले आएगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होगी। अच्छा भाई, 2 चीज़ों को आप लोग एकदम याद कर लीजिए। एक बात आपको पता होगा, लाल रंग का लाइट, लाल रंग के प्रकाश में कम ऊर्जा होती है, लेकिन वही हरा रंग, बैगनी रंग, पराबैगनी रंग के फोटोन में ज़्यादा ऊर्जा होती है। हमें पता है लाल रंग के लाइट में कम ऊर्जा है और बैगनी, हरा, पराबैगनी इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, सब कोई को पता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग लाल रंग का प्रकाश अगर डालें, अगर धातु के सतह पर लाल रंग का प्रकाश डालें तो लाल रंग के प्रकाश में
कम ऊर्जा होती है, और कम ऊर्जा होती है तो इलेक्ट्रॉन इसके सतह से निकलेगा तो कम वेग से निकलेगा, कम वेग से निकलेगा तो ये प्लस चार्ज फिर से निकल रहे माइनस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और लाल रंग का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो याद रखिएगा, हमें पता है लाल रंग के प्रकाश में कम एनर्जी होती है। भाई हमें पता है कि लाल रंग के लाइट में, बोलो, धातु के सतह पर अगर लाल रंग का लाइट डालोगे तो लाल रंग के लाइट में तो कम एनर्जी होती है, कम एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन धीमे से निकलेगा तो ये प्लस चार्ज फिर से निकल रहे माइनस को खींच लेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, लाल रंग का लाइट डालें, अगर धातु के सतह पर लाल रंग का लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं, निकलते तो सही हैं लेकिन फिर से खींच लिए जाते हैं, जिसके कारण निकल नहीं पाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं हो पाती है। तो भाई पहला नोट जान लिए, पहला नोट यही है कि हमें पता है कि लाल रंग के लाइट में, लाल रंग के प्रकाश में कम ऊर्जा होती है, और कम ऊर्जा होने के चलते अगर लाल रंग का लाइट धातु के सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं, और नहीं निकल पाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं हो पाती है। अब देखो, लेकिन अगर धातु के सतह पर लाल रंग का नहीं, अगर धातु के सतह पर हरे रंग का यानी ग्रीन रंग का, बैगनी यानी वॉयलेट रंग का, या अल्ट्रा वॉयलेट, पराबैगनी, अगर धातु के सतह पर हरे रंग का प्रकाश डालें या हरे रंग का, ब्लू रंग का, वॉयलेट रंग का, अल्ट्रा वॉयलेट, अगर हम धातु के सतह पर ब्लू रंग का प्रकाश डालें, हरे रंग का प्रकाश डालें, वॉयलेट यानी बैगनी रंग का प्रकाश डालें, या पराबैगनी प्रकाश डालें, तो पराबैगनी प्रकाश डालने से पराबैगनी लाइट में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बैगनी या पराबैगनी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ निकलते हैं, इतना तेज़ निकलते हैं कि ये प्लस चार्ज उनको खींच नहीं पाता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाती है। तो भाई क्या समझे, पहला बात तो ये समझे कि अगर धातु के सतह पर लाल रंग का लाइट डालेंगे तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाल रंग के लाइट में कम एनर्जी होती है, कम एनर्जी होने से इलेक्ट्रॉन निकलता तो है लेकिन फिर से धातु के द्वारा खींच लिया जाता है और बाहर एक्चुअली नहीं निकल पाता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं हो पाती है। भाई दूसरी बात ये जाने हम लोग कि धातु के सतह पर, अगर धातु के सतह पर लाल नहीं, अगर धातु के सतह पर ब्लू, हरा, बैगनी या पराबैगनी प्रकाश पड़ेगा तो इन सब प्रकाश में, इन सब रंगों में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ज़्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन तेज निकलते हैं और तेज निकलते हैं तो धातु फिर से उनको खींच नहीं पाता है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाती है। बहुत अच्छा भाई, यहाँ तक हम चीज़ों को तो समझ गए, कुछ और भी नई बातें जानेंगे। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन भी तो कर सकते हो कि सर ये धातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? धातु है, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन फट 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 निकल रहा है, तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? तो समझो इसको भी। भाई अगर हम कोई भी धातु का टुकड़ा ले लें, एल्युमिनियम का एक ब्लॉक ले लें, एल्युमिनियम का, लोहे का, सोना का, चांदी का, किसी भी धातु का एक टुकड़ा ले लें, तो धातु के टुकड़े के अंदर धातु के बहुत से परमाणु होते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों? कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? परमाणुओं से मिलके बना होता है, हमें सब कोई को पता है ना जी। ये एल्युमिनियम का एक ब्लॉक है, एल्युमिनियम का एक टुकड़ा है, तो भाई ये धातु का एक टुकड़ा है। धातु के अंदर धातु के बहुत से परमाणु होते हैं, सब कोई जानते हैं, हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो भाई ये धातु है, धातु के अंदर धातु के बहुत सारे परमाणु होते हैं, ये बहुत सारे परमाणु हैं। लेकिन जान लो, धातु के परमाणु में एक खूबी होती है कि धातु के परमाणु के, अच्छा परमाणु है, ये धातु का परमाणु है। अच्छा भाई, धातु के परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बहुत अच्छा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना जी। इस तरह आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे कक्षा में होते हैं, इस तरह बहुत। तो भाई ये धातु है, धातु में धातु के बहुत सारे परमाणु हैं
और धातु के परमाणु के नाभिक के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन धातु के परमाणु के बाहर के कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये बाहर का कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम मजबूती से बंधा होता है। बोलो तो धातु के परमाणु के बाहर के कक्षा का, सबसे बाहर के कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन धातु में कम मजबूती से बंधा होता है। और कमरे के ताप पर, इस टेम्परेचर पर, इस कमरे के ताप पर या हल्का सा भी एनर्जी मिल जाए तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और गोल गोल चक्कर लगाना छोड़ देता है, गोल गोल नाभिक का चक्कर लगाना छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल करके धातु के अंदर इधर उधर चलता है। और ये इतना तेज चलता है कि 1 सेकंड में 10 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 सेकंड में छोटे से धातु के टुकड़े के अंदर भी वो इतना तेजी से चलता है कि 1 सेकंड में 10 से 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। और भाई धातु में केवल एक ही परमाणु के बाहर का कक्षा का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, धातु में जितने भी परमाणु है सब परमाणु के बाहर के कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें भी बाहर के कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सभी परमाणु के बाहर के कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाना छोड़ देता है और वो फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्री। और वही फ्री हो जाता है जिससे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये धातु के अंदर थोड़े मोड़े नहीं, धातु के अंदर बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा भाई, ये अल्युमिनियम का अगर परमाणु होगा तो अल्युमिनियम के बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि 2 निकलेंगे कि 3 निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो हर परमाणु से 3 गो फ्री तीन ठो इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षा से निकल जाएगा। निकल करके धातु के अंदर अब इधर उधर बहुत तेजी से गति करेगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है। और धातु के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यही इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे धातु के अंदर, इस अल्युमिनियम के टुकड़े के अंदर ये छोटा वाला बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि हर परमाणु से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी से 2 गो निकलता है, किसी से 1 ठो निकलता है। और इस तरह धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि धातु के अंदर इधर उधर चलते रहते हैं। इनका वेग कितना होता है? वेलोसिटी होती है भाई 10 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 1 सेकंड में 10 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर पर सेकंड के बीच। बहुत बढ़िया, ये तो समझ गए। इसका मतलब क्या है भाई? धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी धातु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, फ्री में है और फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी तो धातु के सतह पर लाइट डाल रहे हो तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के बाहर निकल जा रहे हैं। तो भाई धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए लाइट पड़ता है तो वो ऊर्जा लेकर के बाहर निकल जाते हैं, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो पाती है। अच्छा भाई, एक छोटा सा हम आपको बात बताएंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये धातु है, धातु के अंदर ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, समुद्र में क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन धातु में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। धातु में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए धातु इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल इज व्हाट? मेटल इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी धातु क्या है? धातु में चूंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि धातु फ्री इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। याद रहेगा ना? तो मेटल इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। अच्छा भाई, तुम एक बात ये जान लो, धातु के अंदर, किसी भी धातु के अंदर 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर घन ले, कोई भी धातु ले लो, कोई भी धातु ले लो भाई, किसी भी धातु के अंदर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा घन ले लें, 1 मीटर
लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा घन ले लें, तो इस घन के भीतर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जानते हो? लगभग 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 10 के पावर 29, लगभग 10 के पावर 29, 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मीटर क्यूब। क्यों? इसका आयतन क्या होगा? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसका आयतन होगा 1 मीटर क्यूब है जी। तो धातु के भीतर पर मीटर क्यूब आयतन में 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये 10 के पावर 29 क्या होता है? धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है। तो भाई ये कुछ लीक से हट करके बातें थी, तो भाई इन बातों को भी याद रखना चाहिए, ये नहीं है कि ये बात नहीं याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था भाई ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि धातु के भीतर, धातु यानी मेटल, धातु के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो चक्कर लगाते हैं गोल गोल, की नाभिक का चक्कर नहीं लगाते फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्वेश्चन आया था, धातु के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी कितनी होती है, यानी एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो भाई धातु के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी होती है 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रति मीटर क्यूब। यानी धातु के अंदर 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा घन ले लेंगे, उसमें 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अच्छा, कुछ लड़के ये भी कह सकते हैं भाई ऐसा धातु का टुकड़ा खुद 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा नहीं हो, छोटा हो तब क्या हो? छोटा हो तो उससे क्या होगा? उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटा है तो उसको बड़ा बना दो, बड़ा बना करके देखोगे तो उतने वॉल्यूम में उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग होंगे। तो भाई यहाँ तक जो बात रही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात रही। थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? अच्छा, बाद में रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा एक बात और बताएंगे, सुनिएगा बढ़िया से, बहुत अच्छी बात। भाई ये धातु है ना जी, ये धातु है, धातु का एक टुकड़ा है। धातु के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी। ये धातु है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जब भी धातु के सतह पर लाइट पड़ता है, जब भी धातु के सतह पर लाइट आके पड़ता है, तो यहाँ वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है लाइट को सोख लेता है, प्रकाश ऊर्जा को यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है, और अवशोषित करके क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो धातु के सतह पर जब भी लाइट पड़ता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन लाइट को लेकर के, लाइट ऊर्जा को लेता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो कुदक जाता है, बाहर निकल जाता है। यही घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जैसे ही धातु के सतह से लाइट निकलता है, जैसे ही धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो धातु पर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस। और ये प्लस क्या करता है भाई? निकल रहे इलेक्ट्रॉन यानी माइनस को क्या करता है? ये प्लस खींचने का प्रयास करता है। और भाई हर धातु का एगो आकर्षण सीमा होता है। कौन सा सीमा? हर धातु का एगो आकर्षण सीमा होता है, जिस सीमा के भीतर ही वो निकल रहे इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। अगर इस सीमा से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस उस माइनस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। तो ये कौन सा सीमा है भाई? आकर्षण सीमा। तो भाई याद रखना, हर धातु का एक आकर्षण सीमा होता है, जिस सीमा के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये धातु का जो प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच के नहीं ले आ पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं। अगर धातु के सतह पर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि कम कंपन हो रहा है। लेकिन इस वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कंपन ज़्यादा है। अच्छा, धातु के सतह पर अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी कम है तो ऊर्जा कम आएगी। तो कम ऊर्जा जब आएगी तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से निकलेगा, और कम ऊर्जा से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार नहीं कर पाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु पर कौन सा चार्ज? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इस माइनस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वापस, और धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा ना जी। तो बताओ, अगर धातु के सतह पर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आके पड़ता है, यानी कम ऊर्जा का लाइट आके पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन वो आकर्षण सीमा को पार नहीं कर पाता है।
जिससे धातु धनावेशित होकर के फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्योंकि वो आकर्षण सीमा से पार नहीं निकल पाया। अच्छा भाई, अगर धातु के सतह पर अगर कम फ्रीक्वेंसी नहीं, अगर धातु के सतह पर अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर धातु के सतह पर अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े यानी अधिक एनर्जी का लाइट पड़े, तो अधिक एनर्जी का लाइट जब पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा से निकलेगा, अधिक ऊर्जा से निकलेगा, और अगर आकर्षण सीमा से बाहर निकल गया तो ये प्लस उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाएगी इस लाइट को डालने से। लेकिन इस लाइट को डालने से, कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना, एक बात आपसे और भी कहेंगे। अच्छा भाई, अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक निकल करके रुक जा रहा है। अच्छा, इससे फ्रीक्वेंसी, और इतने फ्रीक्वेंसी का लाइट डालने से यहाँ तक निकल रहा है, थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, थोड़ा सा इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार करके, बस पार करके रुक जाए, पार करके रुक जाए, तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी एक खास फ्रीक्वेंसी या अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है तभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अरे भाई सुनो, धातु के सतह पर अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार नहीं करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होगी। लेकिन धातु के सतह पर एक खास आवृत्ति का लाइट पड़े कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाएं, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। या उस खास फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भी लाइट पड़ेगा तब भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटेगी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटने के लिए जो लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम नहीं होनी चाहिए, एक खास फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घट पाएगी। तो भाई इतना सारा चीज़ हम जान चुके हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार तुरंत रिवाइज करते हैं और बड़ा शॉर्ट तरीके से बताते हैं। ध्यान दो, कोई पूछ दे जी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो क्या कहिएगा? जब भी किसी धातु के सतह पर लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसके चलने से उल्टे दिशा में जो धारा बहती है उस धारा को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा भाई बोलो तो, किसी भी धातु पर अगर लाल रंग का लाइट पड़े, किसी धातु पर लाल रंग का लाइट पड़ता है तो लाल रंग में कम ऊर्जा होती है, जिससे धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। यानी लाल रंग का प्रकाश डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होगी। लेकिन बैगनी, ब्लू, हरा और पराबैंगनी प्रकाश में ज़्यादा एनर्जी होती है, जिससे ज़्यादा एनर्जी होने के कारण जब भी बैगनी रंग का प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाती है। अच्छा भाई एक बात बताओ, हर धातु का एक आकर्षण सीमा होता है, उस आकर्षण सीमा के बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर उस आकर्षण सीमा के अंदर रहता है तो धातु फिर से उसको खींच लेती है। एक बात ये भी जान लीजिएगा, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए डाले गए लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। तो भाई ये सब बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अच्छा कोई पूछ दे धातु क्या होता है? धातु फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है। धातु फ्री इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है और धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से गति करते हैं, लगभग 1 सेकंड में 10 से 100 किलोमीटर तक की दूरी धातु के अंदर तय कर लेते हैं ना जी। और धातु के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी होती है 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो भाई यही कुछ चीज़ें थी। और ये भी जान लीजिए, धातु के सतह पर लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो धातु धनावेशित हो जाता है, और ये धनावेशित धातु निकल रहे इलेक्ट्रॉन को एक खास सीमा तक आकर्षित करके रोकने का प्रयास करता है। अगर उस सीमा के बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनावेशित धातु उसको खींच नहीं पाता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाती है। और अगर उस सीमा के भीतर ही इलेक्ट्रॉन रुक जाए जा करके तो फिर से वापस खींच लिया जाता है। तो भाई काफ़ी डिटेल्स में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम लोग आगे की चीज़ देखेंगे। तो चलिए भाई आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन,
यानी अब हम प्रयोग करके ये दिखाएंगे, प्रयोग करके ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना किस तरह होती है। तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन देखेंगे, यानी एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो समझते हैं फिगर के माध्यम से। भाई देख सकते हो कि ये एक कांच का बल्ब है, ये गोलाकार बल्ब नहीं है, बेलनाकार बल्ब है। ये कांच का एक बल्ब है, कांच का एक बल्ब है, बहुत बढ़िया, बेलनाकार बल्ब है, और ये निर्वात किया गया है, निर्वातित बल्ब है। इस कांच के बल्ब में इस ओर जस्ते का एक प्लेट लगा हुआ है, जस्ते जेडन जस्ता का एक प्लेट है। ये प्लेट का नाम हम P दे दिए। इस साइड जस्ते का दूसरा प्लेट है, ये भी जेडन का ही प्लेट है, जस्ते का ही प्लेट है। इस प्लेट का नाम हम Q दे दिए। भाई ये कांच का बना हुआ निर्वातित बल्ब है, निर्वात किया गया है इसमें। यहाँ पे हम थोड़ा सा गैपिंग दे रहे हैं और यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, और यहाँ पे क्वार्ट्ज QUARTZ क्वार्ट्ज जो कांच जैसा ही पारदर्शी चीज होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है, ये क्वार्ट्ज की खिड़की है, क्वार्ट्ज की खिड़की ना जी, ये क्वार्ट्ज की खिड़की है। ये क्वार्ट्ज कांच जैसा ही पारदर्शी पदार्थ होता है, लेकिन क्वार्ट्ज में खूबी होती है कि यह पराबैंगनी प्रकाश को पार कर जाने देता है, लेकिन कांच जो होता है वो पराबैंगनी प्रकाश को पार नहीं करने देता है। यहाँ पे अगर कांच रहता है ना तो पराबैंगनी प्रकाश अंदर नहीं घुस पाता, हमको पराबैंगनी प्रकाश को अंदर घुसाना है, इसीलिए क्वार्ट्ज लगा दिए हैं। ये क्वार्ट्ज की एक खिड़की है। अब प्लेट P को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं। बैटरी से जोड़ें या ना जोड़ें बात सेम रहेगी। और फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं, और फिर इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं। सॉरी, इसको निगेटिव टर्मिनल से, जिस पर हमको पराबैंगनी प्रकाश डालना है, इस खिड़की के मदद से जो पराबैंगनी प्रकाश आएगा उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर से होके ना जी। ये बैटरी नहीं भी रहेगी तो काम चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे क्यों। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, अच्छा इसको लिखोगे क्या, लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को प्रायोगिक रूप से दिखाने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को प्रायोगिक रूप से दिखाने के लिए हम कांच का एक निर्वातित बल्ब लेते हैं जिसमें क्वार्ट्ज की एक खिड़की लगी होती है। इसमें जस्ते के दो प्लेट P और Q लगे होते हैं जिनका संबंध बैटरी के क्रमशः निगेटिव टर्मिनल और गैल्वेनोमीटर से होकर पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। भाई एक बात बताओ, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, अगर बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल मतलब ऋणात्मक ध्रुव है, तो ये निगेटिव टर्मिनल इस वाले प्लेट को निगेटिव चार्ज दे देगा। तो इस वाले प्लेट पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, यानी सही पूछो तो इस वाले प्लेट पर बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इसको निगेटिव चार्ज दे देगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी इस वाले प्लेट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। इस पे तो पता चल गया निगेटिव चार्ज मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है और इस पे प्रोटॉन है। अब बताओ एक बात बताओ, इसे प्रोटॉन नहीं है मतलब प्रोटॉन है मतलब वो इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की कमी से प्रोटॉन बढ़ जाता है। अब एक काम करते हैं भाई, अब हम इस खिड़की के मदद से हम लोग पराबैंगनी प्रकाश प्लेट P पर डालते हैं। इस खिड़की के मदद से, खिड़की द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाई, पराबैंगनी प्रकाश को एंट्री करवा देते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। भाई रेडिएशन ही कहना चाहिए अल्ट्रा वायलेट को, लाइट नहीं कहना चाहिए। लाइट वो चीज़ होता है जो हमको दिखाई देता है या देखने की संवेदना देता है,
हमको साथी कलर्स समझ में आते हैं, तो वही लाइट है 7 कलर। ये पराबैंगनी हमको थोड़े दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता वो रेडिएशन कहलाता है, जो दिखाई देता है वो लाइट कहलाता है। तो 7 कलर्स विविग्योर जो है वो लाइट है, और पराबैंगनी या औरक्त जिसको कहते हो वो लाइट नहीं है, वो रेडिएशन है। तो भाई अब हम क्या करते हैं, प्लेट पी पर पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं। प्लेट पी पर जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश आता है तो तुम्हें पता है कि पराबैंगनी प्रकाश की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। भाई जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश आता है, इस खिड़की की मदद से प्रवेश करता है और प्लेट पी पर जाता है। जैसे ही जाएगा तो खुद इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन है, खुद इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही प्रकाश आकर के पड़ेगा इस धातु के सतह पर, Zn जस्ते के प्लेट पर आकर के, जैसे ही धातु के सतह पर आकर के इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आकर के पराबैंगनी प्रकाश पड़ेगा, तो धातु के सतह पर जब भी प्रकाश आकर के पड़ता है तो क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, और ये प्लस प्लेट इस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चल पड़ेंगे, और 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चल पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन चलने से ये इलेक्ट्रॉन जा कर के कहाँ पे पहुँचेंगे, प्लेट क्यू पर। और जब ये इलेक्ट्रॉन प्लेट क्यू पर पहुँचेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, परिपथ कंप्लीट होगा, रास्ता कंप्लीट होगा। रास्ता जब कंप्लीट होगा तो क्या बहने लगेगी भाई, यहाँ पे पराबैंगनी प्रकाश आकर के पड़ा। जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश धातु के सतह पर पड़ेगा तो पराबैंगनी प्रकाश में ये एनर्जी ज़्यादा होती है, तो पराबैंगनी प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लस प्लेट आकर्षित करेगा, जिससे सर्किट कंप्लीट होगा और धारा बहेगी, और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा और करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस प्रयोग से पता चला कि लाइट डालें, इलेक्ट्रॉन निकला, करंट बहा, इलेक्ट्रॉन निकला, करंट बहा। अब जैसे ही हम लोग पराबैंगनी प्रकाश को डालना बंद किए, जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश डालना बंद किए तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद, तो गैल्वेनोमीटर से धारा शून्य, यानी गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं बहती है। तो इस तरह लाइट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, करंट बहता है। लाइट नहीं डालते हैं, लाइट का डालना बंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद होता है, धारा बंद हो जाता है। जिससे पता चल जा रहा है भाई कि लाइट डालें, इलेक्ट्रॉन निकला, करंट बहा, लाइट डालना बंद किए, इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद और धारा बंद। इस तरह यह प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को प्रदर्शित करता है। अच्छा भाई, बोर्ड में अगर लिखना हो, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को प्रायोगिक तरीके से लिखें, तो क्या लिखिएगा, कहिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के घटना के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के घटना के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए हम कांच का एक निर्वातित बल्ब लेते हैं जिसमें निर्वात होता है। अच्छा, निर्वात क्यों रखते हैं इसमें? निर्वात, अगर मान लो इसमें हवा रहेगा तो हवा के अणुओं से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको निर्वात कर दिया जाता है। तो भाई लिखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए हम कांच का एक निर्वातित बल्ब लेते हैं। इस कांच के निर्वातित बल्ब में क्वार्ट्ज की एक खिड़की लगी होती है। इस बल्ब के अंदर जस्ते के 2 प्लेट्स पी और क्यू लगे होते हैं, जिनका संबंध क्रमशः बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और गैल्वेनोमीटर से होकर पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। पैरा चेंज करिएगा, उसके बाद से लिखिएगा अब जैसे हम क्वार्ट्ज की खिड़की से पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं प्लेट पी पर, तो प्लेट पी पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव प्लेट यानी प्लेट क्यू आकर्षित करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जाकर के प्लेट क्यू पर पहुंचते हैं और सर्किट कंप्लीट होता है और गैल्वेनोमीटर से धारा बहने लगती है। यानी जैसे ही लाइट डाले इलेक्ट्रॉन निकले और धारा बहने लगी। अब जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश का डालना बंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बंद हो जाता है, प्लेट क्यू पर नहीं पहुंचता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और धारा नहीं बहती है। इस तरह लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकला और लाइट नहीं डाले तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इस तरह यह प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को प्रदर्शित करता है। तो भाई आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। भाई अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिले तो आपको मेरा पेड बैच खरीदना होगा, पेड बैच, ठीक है। तो पेड बैच मात्र 2500 का है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बिहार बोर्ड या कोई भी यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या कोई भी हिंदी मीडियम में जो भी बोर्ड हो, अगर हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा की, तो आप मेरा पेड कोर्स मात्र 2500 में खरीद सकते हैं। और भाई ये ऑफ़र है, जल्दी से जल्दी कीजिए और आप एकदम जान लीजिए कि आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा। पूरे सिलेबस का ये फ़ी है, 12th के सिलेबस का।
ओके, थैंक यू।